हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। रिजॉल्व करना क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड नहीं हो रहा है, सो उनको मैं बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट वी आर एक्सपेंडिंग आवर ब्रांचेज। सो लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है और बहुत कम टाइम मिल पा रहा है वीडियोस के लिए। एंड आई रिकॉर्ड माई सेल्फ, आई एडिट माई सेल्फ एंड अपलोड माई सेल्फ एज वेल। सो ये सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है इसलिए, लेकिन आगे से ट्राई रहेगी, आगे से कोशिश रहेगी हमारी कि कम से कम वीकली एक वीडियो अपलोड हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी तक हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है कि दो वेक्टर को हम कैसे ऐड कर रहे थे। मान लो कोई ये वेक्टर ए है, कोई ये वेक्टर बी है। इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्लोजिंग साइड को मिला देते थे और अपोजिट ऑर्डर में डायरेक्शन दे देते थे, ऑपोजिट ऑर्डर में। यानी ये कोई वेक्टर ए ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, और इसके रिजल्टेंट के लिए हम लोग अपोजिट ऑर्डर में, यानी ये वेक्टर कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, और रिजल्टेंट के लिए हम लोग इसको डायरेक्शन को अपोजिट कर देते थे और इसको बोलते थे आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी इस आर में इन दोनों की प्रॉपर्टी ऐड हो गई। तो अभी तक हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो इसके रिवर्स वाला प्रोसेस है, यानी इसके उल्टा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, यहां से हम बोल सकते हैं, अगर यहां पे हम एक्सिस लगा दें तो हम बोल सकते हैं ये वेक्टर ए ईस्ट में कितना गया, तो हम बोलेंगे मान लो कोई x इक्वल टू 3 किलोमीटर गया होगा x में। उसके बाद y में कितना गया, मान लो कोई y इक्वल टू 4 किलोमीटर गया होगा। सो अब हम पूछना चाह रहे हैं कि x में कितना गया और y में कितना गया। सो इसका रिजल्टेंट हम लोग यहां पे आसानी से निकाल लेते हैं, यानी इसका फाइनल रिजल्टेंट क्या है और फाइनल डायरेक्शन क्या है ये हम आसानी से निकाल ले रहे हैं। और अभी तक हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अब यहां पे देखते हैं कि एक आदमी अपने घर से P पॉइंट पे पहुंचा, P पॉइंट पे पहुंचा, मान लीजिए ये वेक्टर R है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि ये अपने घर से ईस्ट में कितना है और नॉर्थ में कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट ये अपने घर से कहां है, हम जानना चाह रहे हैं कि ये ईस्ट में कितना है और नॉर्थ में कितना है। तो इसके लिए हमारे पास अपने ज्योमेट्री से तरीका आता है हमको। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो पहले ये कहीं x में गया होगा, फिर कहीं ये y में गया होगा, और तब जाके P पोजीशन पे पहुंच गया होगा। ठीक है, यानी x और y इसके क्या हो गए, दो टुकड़े, और इन्हीं दो टुकड़े को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। दैट मींस ब्रेकिंग द वेक्टर्स इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ लेना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। सो हमने क्या किया, इस r वेक्टर को x में और y में, अब हम बता सकते हैं, मान लीजिए ये r 5 किलोमीटर था, तो अब हम बता सकते हैं x इक्वल टू 3 किलोमीटर और y इक्वल टू 4 किलोमीटर। यानी अब हम बता सकते हैं कि ये आदमी अपने घर से 3 किलोमीटर ईस्ट में है और 4 किलोमीटर नॉर्थ में है। अगर हम इस झुकाव को, इस एंगल को थीटा मान लें, इस एंगल को थीटा मान लें, तो इन ट्रायंगल मान लेते हैं इसको Q, इन ट्रायंगल OPQ, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू इन ट्रायंगल OPQ, cos थीटा हम लोग जानना चाह रहे हैं। cos थीटा क्या होता है, b बाई हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन r। सो cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r। अगर हम यहां से x निकालें तो x इक्वल टू होगा r cos थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद इसी ट्रायंगल में sin थीटा क्या होगा, sin थीटा होता है p बाई h। p क्या है यहाँ पे, y, सो y, और h क्या है, r, यानी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज यानी r, y अपॉन r। अगर हम यहां से y निकालें सो y इक्वल टू होगा r साइन थीटा, यानी ये वाला x वाला कंपोनेंट हो गया r साइन, x वाला हो गया r cos थीटा
यानी x के जगह पे हम लिख सकते हैं r cos थीटा और y के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं r sin थीटा। ये r cos थीटा और r sin थीटा क्या हुए इस r के, अब ये r का काम खत्म, यानी r sin थीटा और r cos थीटा इसी के कंपोनेंट हुए, यानी इसका इफेक्ट इन दोनों में एडेड है। अगर हम पैरेललोग्राम यहां से पूरा कर लें तो अगर ये y है तो ये भी y होगा, y इक्वल टू r sin थीटा, अगर ये x है तो ये भी x होगा। सो इस r को हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया, यानी x वाला कंपोनेंट ये क्या हुआ ये cos थीटा होगा, r cos थीटा, और y वाला कंपोनेंट क्या हुआ r sin थीटा। तो ये प्रोसेस हम लोग सीखना चाह रहे हैं अब कि कंपोनेंट को कैसे तोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं यहां पे कोई वेक्टर r है और इसका हम लोग कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं, इस वेक्टर को हम लोग ब्रेक करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक लाइन जहां पे हम लोग इसका इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, एक लाइन हम लोग अपनी पसंद का बनाएंगे, कोई भी एक लाइन अपनी पसंद का, यानी इसका इफेक्ट हम लोग यहां देखना चाह रहे हैं, यहां देखना चाह रहे हैं, यहां देखना, कहीं भी एक लाइन अपनी पसंद का हम लोग बना सकते हैं। वी आर फ्री टू ड्रॉ वन लाइन एज पर आवर चॉइस। मान लेते हैं हमने यहां पे एक लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी जो भी लाइन आप बनाओगे उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए दूसरी लाइन। यानी यहां पे कोई लाइन हमने बना दी परपेंडिकुलर, और ये पहली लाइन हमने अपनी चॉइस से खींची थी, ठीक है। और जो लाइन हम लोग बना रहे हैं उसके और रिजल्टेंट के बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए ये कंपोनेंट निकालने के लिए। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, थीटा। जिस लाइन के साथ थीटा मिला हुआ रहेगा वो वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होगा, यानी इसको लिखेंगे हम लोग आर को तोड़ रहे हैं ना, आर कॉस थीटा। इसके जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा उसको हम लोग बोल देंगे आर साइन थीटा। ये हमेशा याद रखेंगे, यानी एक लाइन अपने चॉइस की, जैसे कि हमने आर कॉस थीटा अपने चॉइस से ले लिया, और दूसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 90। ये आर कॉस थीटा तो ये आर साइन थीटा, ये है रिजोल्यूशन, यानी ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा ये क्या हो गए, कंपोनेंट्स, यानी हमने आर को कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, रिजॉल्व कर लिया। नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपोज ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है और उस पर हमने एक बॉक्स रखा है, और इस इंक्लाइंड सरफेस पे ये जो एंगल है वो थीटा है। तो ये बॉक्स आपको मालूम है ये बॉक्स कहां जाएगा, क्या ये बॉक्स नीचे जाएगा या इधर आएगा? तो आसानी से आप बता सकते हो ये बॉक्स नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? mg तो इसका यहां पे लगेगा, इसका mg तो यहां पे लगेगा। फिर ये बॉक्स इधर क्यों आता है, इधर क्यों नहीं जाता? तो हमको समझ में आता है यहां पे सॉलिड है इसलिए नहीं जाता। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है 90, तो ये वाला एंगल क्या हुआ 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। ये बात हमको समझ में आती है कि ये अंदर क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहां पे सॉलिड है इसलिए अंदर नहीं जा सकता, ठीक है मत जाए। लेकिन यहां पे क्यों आता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका कंपोनेंट देखते हैं हम लोग, इसका कंपोनेंट किधर है। तो इस लाइन के रेफरेंस से हम एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन से, इस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे थीटा होगा ये देखते हैं। ये परपेंडिकुलर 90 माइनस 90 और ये माइनस माइनस प्लस, 90 से 90 कैंसिल, ये बचा थीटा, यानी ये वाला था 90 माइनस थीटा और ये भी 90, ये परपेंडिकुलर है इसका, इस लाइन से परपेंडिकुलर है ये। 90 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 गेट्स कैंसिल और ये एंगल हुआ थीटा। तो अब से हम लोग ये एंगल सीधा लिखा करेंगे, यहां पे हम लोग ये नहीं लिखा करेंगे 90 माइनस 90 माइनस थीटा, हम लोग डायरेक्ट इस एंगल को मान लेंगे थीटा, इस एंगल को हम लोग डायरेक्ट थीटा मान लेंगे, ये थीटा तो इसको थीटा मान लेंगे। और कहां से आता है ये आपने देख लिया, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, या बहुत जगह इसको आपको कई जगह बनाना पड़ेगा। जिस लाइन के साथ थीटा मिला रहता है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जिस लाइन के साथ थीटा मिला हुआ रहेगा वो कॉस कंपोनेंट होगा। mg को ब्रेक करें हम लोग, ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है।
दूसरी लाइन का क्या कंडीशन है कि जो लाइन हम लोग बना रहे हैं उसके 90 डिग्री पे होना चाहिए दूसरी लाइन, यानी इसके परपेंडिकुलर कहां होगा, यहां होगा। सो ये mg cos थीटा है तो ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है इधर mg cos थीटा, लेकिन ये m नीचे नहीं जा पा रहा है, ये बॉक्स नीचे नहीं जा पा रहा है, तो इसके जवाब में ये कोई फोर्स लगा देगा इधर, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यानी एक्शन के जवाब में रिएक्शन। क्योंकि जैसे ये अगर बीच में मैं रख दूं तो ये नीचे नहीं जाएगा, हटा दूं तो ये नीचे जाएगा, यानी जवाब में ये मेरा हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये तो फोर्स नीचे लगा रहा है, अभी मेरे हाथ पे है तो क्या ये फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन जवाब में मेरा हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये अपने जगह पे रुका हुआ है। इसी तरह यहां पे m इस पे फोर्स mg cos थीटा लगा रहा है, चूंकि यहां पे सॉलिड है, यानी बीच में जैसे मैंने हाथ रख दिया था वैसे यहां पे सॉलिड है, इसलिए ये अपने जगह पे स्टेशनरी है और इसके जवाब में इसने रिएक्शन वाला फोर्स लगा दिया, यानी ये बैलेंस अब ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, mg का काम खत्म, क्योंकि mg को हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया है। अब mg cos थीटा बैलेंस हुआ r से, बचा क्या, mg sin थीटा। तो इस बॉक्स को नीचे फिसलाने में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो mg sin थीटा। इस फिगर को ध्यान से देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और बहुत सारे चैप्टर्स में ये बहुत जगह आपको बनाना पड़ेगा, तो इस फिगर को हमेशा दिमाग में रखिए। और ये थीटा, तो ये थीटा कैसे आता है यहाँ पे आपने देखा, और इसको हम लोग डायरेक्ट मान लिया करेंगे, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये थीटा तो ये कैसे आया थीटा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, and best of that concept we are gonna solve some problems which is very very important। और concept आपके बनाएंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें आपके concept जो बचे खुचे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, यानी न्यूमेरिकल्स इस थ्योरी का चेक होता है कि आपका थ्योरी कितना क्लियर है। सो न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय 4 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर डिस्प्लेस होता है, एंड देन बाय 5 मीटर इन ईस्ट एंड लास्टली थ्रू 6 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो 4 मीटर साउथ वेस्ट में जा रहा है, यानी ये 4 मीटर, चूंकि बोल रहा है साउथ वेस्ट इसलिए ये एंगल क्या हुआ 45 डिग्री, यानी साउथ वेस्ट के बीच में 45 डिग्री और 4 मीटर आ रहा है। फिर बोल रहा है कि 5 मीटर ईस्ट में जाता है, यानी ये 5 मीटर फिर ईस्ट में आया, और बोल रहा है कि लास्ट में 6 मीटर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 6 मीटर डिस्प्लेस होता है। तो बोल रहा है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इसकी, OR वेक्टर। तो OR वेक्टर के बारे में पूछ रहा है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट OR क्या होगा आपका। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग यहां से, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये 4 को रिजॉल्व करेंगे तो एंगल लगा हुआ है इसके साथ, इस लाइन के साथ, तो ये वाला लाइन क्या होगा 4 cos 45, चूंकि ये i के निगेटिव है तो माइनस आई कैप। अब ये हो गया आपका cos कंपोनेंट, साइन वाला कहां आएगा, इसके सीधे परपेंडिकुलर, यानी यहां पे ये होगा 4 sin 45, और ये j का पॉजिटिव है और नीचे है चूंकि j का निगेटिव -j कैप। इसका काम खत्म, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये 5 मीटर है और x के पॉजिटिव में तो 5 बाई इसका हो जाएगा, ये सीधा छोड़ देते हैं। इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं, क्योंकि इस लाइन के साथ एंगल लगा हुआ है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि इस लाइन के साथ ये लगा हुआ है एंगल। ये हो जाएगा आपका 6 cos 60 i, क्योंकि cos थीटा वो होता है जिसके साथ एंगल लगा होता है, तो ये लाइन हो जाएगा 6 cos 60 i, यानी 6 को हम लोग तोड़ रहे हैं और एंगल बीच का 60 डिग्री है, तो 6 cos 60 i, और इसका साइन कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, यानी यहां पे होगा इसके परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 6 sin 60 j, चूंकि ये y का पॉजिटिव है इसलिए j। अब हम लोग एक एक वेक्टर्स को अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। ये पहला, सबसे पहले OP वेक्टर को हमने क्या लिखा है, OP वेक्टर को हमने लिखा है 4 cos, माइनस है तो -4 cos 45 i, और ये भी माइनस है, -4 sin 45 j, दोनों माइनस में है
ओपी वेक्टर हो गया, यानी यहां से यहां तक को हमने ले लिया है। अब पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर को तोड़ने की जरूरत नहीं है, पी से क्यू तक सिर्फ 5 मीटर है और वो एक्स के पॉजिटिव में है, यानी 5i ले लेंगे हम लोग, 5i, इसका काम खत्म। और इसको देखते हैं हम लोग यानी क्यू आर को, क्यू आर को हम लोग लेते हैं 6 cos 60i प्लस 6 sin 60i, टोटल ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, इन तीनों को जोड़ देंगे हम लोग। अब ओ आर वेक्टर, ओपी वेक्टर क्या है, -4 cos 45i -4 sin 45j प्लस पी क्यू वेक्टर 5i, ओ आर वेक्टर क्यू आर वेक्टर, क्यू आर वेक्टर क्या है, प्लस 6 cos 60i प्लस 6 sin 60j, बस इसको तोड़ लेना है, ये वैल्यूज रखना है, बस निकल जाएगा। यहां पे लिखता हूं मैं ओ आर वेक्टर इक्वल टू -4 इंटू cos 45 1/√2 i माइनस 4 इंटू 1/√2 sin 45 1/√2 j प्लस 5i प्लस 6 इंटू cos 60 1/2 प्लस 6 इंटू sin 60 √3/2, ये i है और ये j। ओ आर वेक्टर i वाले को एक साथ लेते हैं, i कॉमन, -4/√2, फिर i क्या है +5 और +3i +3, इसको कटा देंगे तो 3, तो यहां पे 3 i कॉमन लिया तो, प्लस j कॉमन लेते हैं, ये कटा देंगे तो 3, यानी 3√3 j वाला, और यहां पे क्या बचा -4/√2, ये j वाला टर्म, ये y वाला टर्म। ओ आर वेक्टर अब i इंटू -4/√2 का वैल्यू होता है 1.41 प्लस 8, और यहां पे प्लस j इंटू 3 इंटू 1.73, √3 का वैल्यू 1.73 माइनस 4/√2 का वैल्यू 1.41, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको मैंने सॉल्व किया, -4 को 1.41 से डिवाइड किया और 8 से निकाला इसको माइनस को, तो 5.16i, और इसको सॉल्व किया तो 2.35j, यानी 3 इंटू 1.73 किया और माइनस किया 4/1.41, सो ये आया। अब ओ आर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5.16 का स्क्वायर प्लस 2.35 का स्क्वायर अंडर रूट, सो ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 5.16 का स्क्वायर प्लस 2.35 का स्क्वायर, 5.66 मीटर। ये हो गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिला आपको। अगर एंगल निकालने को बोलेगा तो एंगल कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, यानी फिर से ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर को। मान लीजिए ये O है, I में कितना गया 5.16, यानी 5.16 I में, और J में कितना गया, J में गया 2.35, सो tan थीटा निकालिए, 2.35 बाय 5.16, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.35 बाय 5.16। tan थीटा क्या होता है, ay बाई ax, यानी y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट। सो यहां से
हमने कुछ आई में आया कुछ जे में आया, उसको हमने रीड्रॉ कर लिया और यहां से tan थीटा निकाला। देख लेते हैं वैल्यूज। tan इनवर्स 2.35 बाय 5.16 24.48। सो थीटा इज इक्वल टू 24.48 डिग्रीज। ये एंगल निकला और वो मैग्नीट्यूड नोट कीजिए। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अगला प्रॉब्लम है ए क्रिकेट बॉल रीचेज फ्रॉम m to n आफ्टर सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। और कुछ वैल्यूज दे दिया है। sin 37 की वैल्यू दिया है 0.6 और cos 37 की वैल्यू दिया है 0.8। एक क्रिकेट बॉल है जो पॉइंट m से n तक जाता है लगातार डिस्प्लेसमेंट करने पे, यानी पहले m पे है 30 डिग्री एंगल बना के 10 मीटर जाता है, फिर सीधा नॉर्थ की तरफ 7 मीटर और फिर वेस्ट की तरफ 15 मीटर और देन 37 डिग्री एंगल बनाता है और 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बोल रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बतानी है आपको, यानी ये पॉइंट n है। सो सेम प्रोसेस होगा। यहां से शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर को ब्रेक करना। इस लाइन के साथ एंगल लगा हुआ है, तो ये 10 का क्या होगा 10 cos 30i, क्योंकि डायरेक्शन इधर है। सो 10 cos 30i पॉजिटिव में। उसके बाद इसके 90 डिग्री पे ये हो जाएगा 10 sin 30j। उसके बाद इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सीधा नॉर्थ में है, कोई जरूरत नहीं है। इसको भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये i के निगेटिव में है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन चूंकि इधर है, इसलिए ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 37i और ये कंपोनेंट इसके 90 डिग्री पे ये हो जाएगा 5 sin 37 माइनस जे, चूंकि नीचे है इसलिए माइनस जे। बस इसको वैल्यूज खाली ले लीजिए। पहला नंबर एमबी वेक्टर क्या हुआ 10 cos 30i प्लस 10 sin 30j। दूसरा बीसी वेक्टर क्या हुआ सिर्फ 7j। उसके बाद सीडी वेक्टर क्या हुआ, सीडी वेक्टर हुआ चूंकि उल्टे डायरेक्शन में है एक्स के, सो -15i। उसके बाद डीएन वेक्टर, ये क्या हुआ 5 cos 37i माइनस 5 sin 37j। अब हम m to n लेते हैं। mn वेक्टर क्या होगा, सबको जोड़ देंगे, mb वेक्टर प्लस bc वेक्टर प्लस cd वेक्टर प्लस d, इसको जोड़ देंगे, बस जोड़ना है। mn वेक्टर इज इक्वल टू mb वेक्टर, यानी 10 cos 30i प्लस 10 sin 30j। उसके बाद bc वेक्टर सिर्फ 7j। उसके बाद cd वेक्टर सिर्फ -15i। उसके बाद dn वेक्टर है प्लस 5 cos 37i माइनस 5 sin 37j। ये माइनस j था इसलिए हमने पहले ले लिया था यहां पे माइनस। इसको खाली सॉल्व करना है। अब mn वेक्टर इक्वल टू 10 cos 30 रूट 3/2 cos 30 रूट 3/2 यानी 10 इंटू रूट 3/2i प्लस 10 इंटू 1/2j साइन 30 1/2 प्लस 7i माइनस 7j है 7j माइनस 15i प्लस 5 cos 37 0.8, सो 5 इंटू 0.8i माइनस 5 इंटू साइन 37 0.6j। सो यहां से 2 से 5 बार में कटा और ये भी 2 से 5 बार में कटा। सो mn वेक्टर इज इक्वल टू 5 रूट 3i प्लस 5j प्लस 7j माइनस 15i प्लस
4i, 5 into 0.8 4, so 5 into 0.8 gives 4, so 4i minus 3j, 5 into 0.6 gives you 3, so minus 3j. अब इसको ij एक तरफ करते हैं, mn वेक्टर इज इक्वल टू i कॉमन लेते हैं तो यहां पे 5√3 प्लस माइनस 15 प्लस 4, ये i हो गया, प्लस j कॉमन लेते हैं अब 5 प्लस 7 माइनस 3, सो mn वेक्टर इज इक्वल टू i इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, so 5√3 8.66 plus 4 12.66 minus 15 minus 2.33 minus 2.33i plus 9j. आगे देखते हैं हम लोग mn वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी -2.33 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.29 मीटर, ये मैग्नीट्यूड आया। एंगल के लिए क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे, -2.33 है यानी इधर आएगा कहीं -2.33, उसके बाद 9 है y में, j में 9 है, सो 9, so tan theta is equal to 9 by -2.33, so this is your angle, और ये रहा आपका मैग्नीट्यूड। so this is the way how to solve this sort of problems। अगला प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस शोन इन द फिगर, और साइन और कॉस की वैल्यू दे दिया हुआ है, साइन 37, साइन 53, कॉस 37 और कॉस 53 की वैल्यूज दे के रखा है। सो बुक में दिया है 0.79 cos 53 का, बट अप्रॉक्सीमेटली इट्स 0.8, सो हम लोग 0.8 ले लिया है, बुक में दिया हुआ है 0.798, सो इट डजेंट मैटर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इन फोर्सों का टोटल मैग्नीट्यूड निकालना, हमने रिजल्टेंट निकालना है टोटल। सो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ से शुरू है, सो इसको ब्रेक कर लेते हैं, इस लाइन के साथ एंगल लगा हुआ है, सो 15 को तोड़ रहे हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 15 cos 53i, जो कि पॉजिटिव में है x के, और इसका डायरेक्ट 90 डिग्री पे ये वाला, तो ये हो जाएगा 15 sin 53j, चूंकि ये भी पॉजिटिव में है, और ये 8 न्यूटन को तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीधा y के पॉजिटिव में है, यानी 8j हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं हम लोग, इसको इस लाइन के साथ ये 37 का एंगल बना रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको कॉस मान के तोड़ लेते हैं, इसको कॉस और इसको साइन मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जिसके साथ एंगल मिला हुआ रहेगा वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा। सो इसके साथ एंगल मिला हुआ है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका 20 cos 37, चूंकि ये j के निगेटिव में है तो हम लोग ले लेंगे -j, और इसके परपेंडिकुलर ये, सो ये हो जाएगा 20 sin 37, चूंकि ये x के निगेटिव में है तो -i कैप। बस टोटल फोर्स इक्वल टू, सबको जोड़ देते हैं हम लोग, यहां से शुरू करते हैं सबको जोड़ना। सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 15 cos 37i प्लस 15 sin 53, 15 cos 53i प्लस 15 cos sin 53j प्लस ये 8 है तो इसको ले लेते हैं 8j प्लस, क्योंकि ये माइनस है इसलिए माइनस पहले कर लेते हैं हम लोग, -20 cos 37j, और इसको भी माइनस पहले कर लेते हैं, -20 sin 37i। सब फोर्स को हमने एक साथ लिख लिया, सबको ऐड करते हैं हम लोग। सो फोर्स इज इक्वल टू, टोटल फोर्स इक्वल टू 15 इंटू कॉस 53 की वैल्यू 0.6 इंटू 0.6i प्लस 15 साइन 53 की वैल्यू 0.8 इंटू 0.8j प्लस 8j माइनस
20 इंटू कॉस 37 की वैल्यू 0.8 माइनस 0.8 माइनस 20 इंटू साइन 37 की वैल्यू 0.6. सो ये है J और ये है I. सो F इज इक्वल टू 15 इंटू 0.6 9I. सो 9I प्लस 15 इंटू 0.8 12J प्लस 8J है माइनस 20 इंटू 0.8 16J माइनस 20 इंटू 0.6 12I. I वाले को एक साथ और J वाले को एक साथ. सो I कितना है 9 8 नो 9 और माइनस 16 माइनस 12 और 9I. सो माइनस 3I. I वाले को एक साथ ले लेते हैं. सो माइनस 12 में से 9 निकला माइनस 3I प्लस J कितना बचा 20 माइनस 16. सो प्लस 4J. F इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. सो दैट मीन्स 9 प्लस 16 गिव्स यू 5 न्यूटन. सो फोर्स का रिजल्टेंट निकल गया 5 न्यूटन. एंगल निकालना चाहेंगे आप लोग तो ड्रॉ कीजिए. माइनस 3I यानी इधर माइनस 3I यानी माइनस 3 इधर होगा कहीं. 4J 4 कहीं इधर होगा थीटा. सो tan थीटा इक्वल टू 4 बाई माइनस 3. ये एंगल निकल गया और वो रिजल्टेंट. सो इस तरह से हम लोग आसानी से वेक्टर को तोड़ के और कंपोनेंट बनाएंगे और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही शुरू हो जाता है. वहां पे हम लोग फोर्स को ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में. तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए क्योंकि हर जगह अभी 12th चल रहा है. सो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए. एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, उसको आप लोग ट्राई कीजिए. जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ए गोल्फर डिप्स द बॉल इनटू द होल इन 3 सक्सेसिव स्ट्रोक्स. हिज फर्स्ट स्ट्रोक डिस्प्लेसेज द बॉल 4 मीटर नॉर्थ, द सेकंड स्ट्रोक 2 मीटर साउथ ईस्ट एंड लास्ट स्ट्रोक 1 मीटर साउथ वेस्ट. Calculate what displacement was needed to put the ball into the hole on first stroke. यानी कोई गोल्फर है, वो स्ट्रोक लगाता है और जो होल होता है उसमें 3 स्ट्रोक्स में होल में पहुंचा देता है बॉल को. पहला स्ट्रोक जो वो लगाता है वो 4 मीटर नॉर्थ की तरफ और दूसरा स्ट्रोक वो जो लगाता है 2 मीटर साउथ ईस्ट. सो 2 मीटर साउथ ईस्ट ये हुआ ईस्ट और साउथ. 2 मीटर साउथ ईस्ट बोला है यानी 45 डिग्री आपको आसानी से पता चल गया एंगल. और लास्ट स्ट्रोक जो वो लगाता है वो 1 मीटर साउथ वेस्ट. तो ये वेस्ट और ये साउथ इसके बीच में यानी फिर से एंगल 45 डिग्री. सो बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट व्हाट डिस्प्लेसमेंट वाज नीडेड. यानी कितनी डिस्प्लेसमेंट उसको जरूरत थी कि एक ही स्ट्रोक में बॉल को पहुंचा देता. जो होल में पहुंचा रहा था 3 स्ट्रोक में, एक ही स्ट्रोक में पहुंचा देता. किस डिस्प्लेसमेंट से हिट करता तो एक ही में पहुंचा देता. ये क्वेश्चन है. बस इसको तोड़ लीजिएगा. 2 cos 45I और IJ में, इसको भी 1 मीटर को IJ में तोड़िए और ये सीधा J हो जाएगा. सबको ऐड कीजिए, रिजल्टेंट निकालिए और एंगल निकालिए. ट्राई एट योर होम. इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट, दैट्स एन अचीवमेंट फॉर यू. इफ यू आर अनएबल टू सॉल्व इट, do comment on my YouTube channel or do send me on my WhatsApp. I will give you the solution. Thank you so much. See you again with the next video lecture.